फर्स्ट ऑफ ऑल, वेनेवर मार्केट इज गोइंग डाउन, जब भी मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो हमें 2008, 2020, 2022, 2014 याद आता है कि अगर वैसे सिचुएशन आएगी तो हम पैसा लगाएंगे। ये हमेशा होता है। जब भी मैं आपसे बात करता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि 2020 में सबके पैसे बने, मेरे नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि मेरे सारे पैसे 2019 में ही मार्केट में लगे हुए थे। तो 2020 में अगर मार्केट नीचे गई फिर वापस ऊपर आ गई तो मेरे, ठीक है, टाइम बिंग के लिए पैसे नीचे गए और फिर 2-4 महीने बाद ऊपर आ गए। तो अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो मार्केट नीचे जाती है या ऊपर आती है इसकी इसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। कोई सोचे जनरली आपके साथ हो क्या रहा है। आप ग्रीड की वजह से, जो आपका डर है, आपको लग रहा है डर है, ये एक्चुअल में ग्रीड है। काश मुझे पता होता कि यहां से नीचे जाएगी तो मैं यहां बेच दिया होता, अब नीचे मैं खरीद लेता। ये आपकी ग्रीड है एक्चुअल में। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं जानता हूं इस बात को। अब आपके अंदर डर नहीं आ, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, समझ में आता है कि डर नहीं है। आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी। लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जा रही है तो आपको डर आप दिखा रहे हैं या डर आपको लग रहा है, वो डर एक्चुअल में नहीं है, वो आपका ग्रीड है। और अगर ये सही है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, क्योंकि आप चाहते काश एशियन पेंट इतना था तो मैं बेच देता, काश एचयूएल इतना था तो मैं बेच देता, काश ये होता तो बेच देता, तो आज मैं खरीद लेता। ये होता है एंड दिस इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर फॉर एनी न्यू कमर। क्योंकि जब आप कहीं टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो लोग ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम ही आपको टॉप पे बता सकते हैं कैसा है। टेक्निकल्स बताते हैं, नो डाउट टेक्निकल्स बताते हैं, लेकिन टेक्निकल्स उनके लिए मैं बार बार कहता हूं जो दिन भर मार्केट में हैं। आप दिन भर मार्केट में नहीं हो, एटलीस्ट मैं तो नहीं, मैं दिन भर मार्केट में नहीं हूं। इसलिए हमारे और आपके लिए टेक्निकल्स नहीं है। टेक्निकल्स उनके लिए है जो मार्केट की नौकरी कर रहे हैं। जैसे आप टीचर हैं, आप में से कोई ऑफिस में नौकरी करता है, तो मैं मान के चलता हूं जो लोग मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं, जो मेरे साथ लर्निंग करते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि वो लोग हैं जो कुछ कुछ अपना कर रहे हैं, साथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसके सिवा कुछ कर रहे हैं तो शायद आप गलत जगह पे हैं। शायद आपको कोई ऐसी जगह होना चाहिए जो आपको करोड़पति बना दे। मैं नहीं बना पाऊंगा, कई बार मैं आपको बताता हूं। आपको अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदना ही सिखा सकता हूं और एक अच्छे टाइम में अच्छा फंड्स एक्युमुलेट करना। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आपके पास पैसे बन जाएंगे। इस ग्रीड से आपको निकलना पड़ेगा। नहीं हो सकता, नहीं पता क्या। आज, अब आपको लग रहा है आज गिर गया खरीद ले, मैं बोल रहा हूँ आज खरीद लेंगे, कल फिर 10% गिर जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए आपको हर शेयर का एक रेट होता है। जिस दिन वो समझ में आए, जिस दिन आपने जो थेरीज पढ़ी हैं वो थेरीज आपको समझ में आए, उस थेरी के बेसिस पे आप शेयर खरीदिए और भूलते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। आप में से किसी को पैसे की जरूरत है, हाँ जी आज पैसे चाहिए, तो ये मार्केट नीचे गया है, इसका आपके अंदर कोई डर होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपके बच्चे की शादी है, आपकी बेटी की शादी, आपके बेटे की शादी, आपकी बेटी की पढ़ाई है, तो आपको 1-2 साल पहले से मार्केट से पैसा निकालना शुरू करना होता है, SWP के थ्रू। धीरे 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 जैसे हम लगाते समय धीरे धीरे लगाते हैं, उसी तरह निकालते समय हम धीरे धीरे निकालते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा। अगर कोई कहता है तो वो झूठ है। किसी को नहीं पता कि कल बाइडेन जी क्या करेंगे। सब कुछ पॉजिटिव है, बाइडेन जी आ गए, मार्केट के लिए अच्छा है। वो यूक्रेन वॉर को बंद करवाने जा रहे हैं, सब कुछ इंडिया ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ है। सबको अब आपको क्रिप्टो अच्छा लगेगा,
क्योंकि क्रिप्टो 30% ऊपर भाग गया। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह क्रिप्टो 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 शुरू हो जाएगा। फिर लोग क्रिप्टो में चले जाएंगे। पीएसयू में पैसे डुबा दिया लोगों ने। इन सब चीजों से जितना आप बाहर निकलेंगे उतना खुश रहेंगे। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, प्लीज इस मार्केट को वॉच करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। कहते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए, मैं 2020 के बाद की बात दिखा रहा हूं आपको। 2020 के बाद देखिए कितनी बार मार्केट में ये 10-11% का फॉल आ चुका है। इस समय जो फॉल आया है वो 11% के आसपास है, 11.5%। ये फॉल 12% 2023 जनवरी में था, 16% आपका जून 2022 में था, उसके बाद 16.5% आपका फरवरी 2022 में था, 9.5-10% आपका यहाँ पे था। मतलब आप देखिए, लेकिन फिर भी मार्केट 2020 से आप देखेंगे तो जो 2020 में मार्केट आपकी 12,000 की थी, आज वो 24,000 की हो गई है। डबल हो गई है 4 सालों के अंदर अंदर। ये 12%, 13%, 10%, दिस इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर। अगर आप कभी चार्ट को देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ कुछ ड्राइंग सो दैट कि मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह के फॉल मार्केट में बहुत बार आते हैं। और ये आप मतलब, मैं तो बहुत छोटे छोटे तो मैं कर ही नहीं रहा, लगा ही नहीं सकता कि इतनी बार आए हैं। आप देखिए, अगर मैं इसको देखता हूँ, इस फॉल को केवल, दिस इज 9%। लेट मी सी दिस, हाउ मच इज दिस? This is 13%. How much is this? This is 15%. How much is this? This is 18%. How much is this? This is 11.5%. How much is this? This is 7%. How much is this? This is 8%. And how much today? Today it is 11%। क्या ज्यादा हुआ है? ऐसा क्या हो गया है मार्केट में जिसमें आप परेशान? दिक्कत क्या है? हमारी ग्रीड। यही कारण है कि 90, 92, 93 डिफरेंट डेटा लोग गवाते हैं, 1-2% कमाते हैं। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। मैं आपको 2020 के बाद का दिखा रहा हूं कि ये 10 बार ऐसा हो गया। 10 बार ऐसा हो गया, कुछ भी रीजन। अब अगर मैं 2020 के पहले अगर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए नए हैं जो 2020 के बाद आए हैं। अगर 2020 के पहले ले जाएंगे तब भी आप देखेंगे दिस इज वेरी 10%, 12% फॉल इन द मार्केट इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर। इट हैपेंस आफ्टर एवरी 2, 3, 4 मंथ, मे बी 6 मंथ। ये बहुत नॉर्मल है। देखते जाइए ध्यान से, देखते जाइए कि हाँ, आप देखिए, ये मैंने 2018-19 में निकाल दिया। ये 2016 में देखिए 12%। ये देखिए जरा, अगर मैं इसको टॉप से लेके चलूँ गिरते गिरते थे तो 29%, 29%। मतलब वेरी नॉर्मल बिहेवियर एट नाउ। ये देखिए 2000, अगर मैं 10 से लेके 14 तक कह दूं तो ये तो फॉल ही ऐसा था कि दिस इज नाउ सी दिस 35%। आप हर इवन ऊपर जाते समय भी अगर आप देखिए जरा, सी दिस 14%। जब मार्केट ऊपर जा रही है तब भी 10%, 11%, जो भी है, इसको देखिए जरा, 15%। तो ये होगा। दिस इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट। यही कारण है, इसी को हम वॉलेटिलिटी इन द मार्केट कहते हैं।
और इसी वॉलेटिलिटी का प्रीमियम आप लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। दिस इज द प्रीमियम विच यू enjoy इन द शेयर मार्केट एज कंपेयर टू एफडीज। अगर ऐसा ना हो तो कोई बैंक लोन नहीं देगा, वो आपसे 7% पे एफडी डिपॉजिट्स लेगा और उसको 12% में मार्केट में लगा देगा। वो क्यों 8% पे 9% पे आपको होम लोन देता है? बिकॉज उसको वो वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। अब आपको भी अगर वो वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आप मार्केट में मत आइए। अदरवाइज आप मार्केट में आएंगे तो दीज आर सिंपल वॉलेटिलिटी, वेरी सिंपल थिंग विच यू शुड बी नोइंग। अगर आपको ये नहीं पता और अगर आप जानते हुए भी लालच में, मैं बता रहा हूं, पिछले 1 महीने में मैं करीब करीब 50 से ज्यादा लोगों से मिला जो परेशान होके अपने पोर्टफोलियो में परेशान है कि सर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। होगा, होगा। लेकिन अगर आप, अब देखिए, आपको क्या देखना है, जो आपको समझना है वो क्या है। अगर मार्केट 10% के आसपास गिरी है और आपका पोर्टफोलियो भी 8%, 9%, 10%, 11% गिरा है, इट इज गुड, वेरी गुड। दिक्कत तब है जब मार्केट गिरी है 10% और आपका पोर्टफोलियो गिर गया 30%, 40%, 25%, 18%। वो दिक्कत वाली, ये उनके साथ है जिनके पास पीएसयूज है, जिनके पास डिफेंस है। अगर आप उन शेयर्स को लेके बैठे हैं तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, हुआ होगा। और ये तो मैं आपको शुरू से बता रहा था कि अगर मार्केट भागेगी तेजी से जिस शेयर में, तो उस शेयर में नीचे भी वैसे ही जाएगी। ये आपके ऊपर, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का पोर्टफोलियो अगर मैं सही हूँ तो शायद 13-14% नीचे है नीचे। अगर मैं, जब से फॉल शुरू हुआ है नीचे। और वो, अगर आपने, मैं एशियन पेंट को 400 रुपए से देख रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में तब से पड़ा हुआ है, मैं देखता भी नहीं हूँ। देखिएगा ध्यान से, आप एशियन पेंट के इस फॉल से परेशान है 27%, मैं इस फॉल को एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, दिस फॉल, इफ आई डू लाइक दिस एशियन पेंट, मुझे समझ में आता है अगर ये कंपनी, अगर समझ में आता है, नो रिकमेंडेशन टू एनीवन बिकॉज आई एम नॉट हियर टू रिकमेंड, अगर मुझे समझ में आता है तो इस तरह की हर फॉल मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो आराम से बैठिए। अब क्या है, पैसे नहीं है, इस बात का लालच है हमारे अंदर, लालच। उस लालच का कोई उपाय नहीं। काश पैसे होते तो मैं आज 25 लाख का एशियन पेंट खरीद के बैठ जाता। ऐसी एक लालच है, मैं बता रहा हूं। ये आप माने चाहे ना माने, अपने आप अपने पेज पे लिखें, अपने कब मुझे ना बताएं, कम से कम खुद को बताएं। लालच का कोई कोई उसका सलूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे शेयर हैं जो नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं, मुझे भी समझ में आ रहा है, ये उठा लो, वो उठा लो, वो उठा लो, कहाँ से उठा लो, कैसे उठा रहे हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज आपको लग रहा होगा इसको भी एवरेज कर लें, उसको भी, आप देखिए एशियन पेंट का ये 27% का फॉल आपको दिख रहा होगा। 27% के ऐसे ऐसे फॉल कितनी बार, चलिए 2020 से अगर मैं देखूं, ये देखिए ये कितने परसेंट का फॉल था, सेम फॉल था ये देखिए। चलिए जी, यहाँ देखिए जी, सेम फॉल था ये देखिए जी। क्या ये ऊपर गया कि नहीं गया? गया ऊपर। जब यहाँ ऊपर गया तो अब क्यों नहीं जाएगा? चलिए जी, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, मेरे चार्ट पे देखिए, यहाँ देखिए 24%, 30%, यहाँ देखिए 24%, 32%, 23%। देखिए देखते जाइए, सारे तो मैंने लगाए भी नहीं, अगर मैं इस सबको लगा, यहाँ देखिए 46%, 46%, ये फॉल भी देखा हुआ है मैंने एशियन पेंट का। ये देखिए 33%। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पीछे 10, अगर अच्छा शेयर है, आप एशियन पेंट की जगह आप मान लीजिए आप HDFC बैंक ले लीजिए। जो आपको समझ में आता है, जो शेयर समझ में आता है, क्या HDFC बैंक में पास में क्या हुआ, कितने बार वो 20-20% गिरा, क्या ऐसा कभी हुआ है? देखते हैं जी, ये देखिए कितने परसेंट का फॉल था ये देख रहे, क्योंकि आज की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई इसलिए आपको समझ में नहीं आता। ये देखिए 27% चार्ट में, क्योंकि आज की वैल्यू
हजारों में है, उस समय वैल्यू 100 में थी। तो आज के कंपेयर में वो चार्ट में देखने में कम लगता है, लेकिन एक्चुअल में इतने बड़े बड़े फॉल हर अच्छी कंपनी में देखे। यहाँ देखिए, ये HDFC बैंक है, ये 2008 का फॉल था 52%। चलिए जी, 2008 लेमन ब्रदर्स हुआ था, यहाँ देखिए 22%। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। लेकिन आप देखिए कि 120 रुपए वाला शेयर, 120 रुपए वाला शेयर आप केवल आज का, आज भी समझेंगे तो आज भी 1700 का हो गया। लोग कहते हैं HDFC नहीं चला, HDFC नहीं चला। HDFC नहीं चला, 4 साल से नहीं चला, लेकिन 120 रुपए वाला शेयर 1700 का हो गया। इन सब फॉल्स के होते के बावजूद, इन सब फॉल्स के होने के बावजूद देखिए जरा, हर 2 साल ये ना कि 17%, देखते जाइए, 19%, 13%। देखिएगा, ये मैं आपको 2020 के बाद की बात बता रहा हूँ कि हर स्टेप पे देखेंगे 10%, 12%, 15%, 13% फॉल होता गया। फिर भी एशियन पेंट, एक सॉरी HDFC बैंक 120, 150 से 1700 पे चला, जबकि लोग कहते हैं HDFC बैंक तो चल ही नहीं रहा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे ही चलती है, अच्छे शेयर ऐसे ही चलते हैं। आज के 4 दिन पहले सबको पेज इंडस्ट्री चाहिए था, जब 49,000 पे पड़ा गया, फिर 45 पे आ गया, अब फिर सबको खराब लग रहा है, फिर सबको खराब लग रहा है। ऐसा ही होगा, मार्केट ऐसे ही चलेगी। अगर आपको ये समझ में आता है तो, अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं, समझ में आता है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, अपने काम में लगना चाहिए, अपने स्टडी करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, देखना चाहिए, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, मार्केट के बारे में पढ़ सकते हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट जो है वो फिनांस है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट केवल और केवल साइकोलॉजी है। आपको जिसके भी दिमाग में भ्रम है ना कि मार्केट फिनांस है, उसको ये बात समझना चाहिए, मार्केट एक साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी से जो समझ पाएगा वही मार्केट में रह पाता है, वही मार्केट में पैसा बना पाता है, वही मार्केट में कहते हैं ना वेल्थ क्रिएट कर पाता है। आपको मार्केट को जानना है। ये देखिए, मैं आपको 10 साल का मार्केट का कंसेप्ट दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी मार्केट में हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल, वेरी नॉर्मल थिंग। इस मार्केट में ऐसा ही होता है। देखिए, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5, 3.6 के एवरेज होती है। जहां पे वो 4.3, 4 गई थी, उसको करेक्ट हो गई, बहाना उसे कुछ भी मिल गया, वो यहाँ से करेक्ट होती, या ये 4.7, 4.8 पे जाके करेक्ट होती, या 5 पे करेक्ट होती। मैं कहता यहाँ बेच दो, ये और ऊपर जाती तो आपको दुख होता, ये यहाँ से नीचे आ गई तो आपको दुख होगा। तो अगर हर चीज से दुख होता है तो मार्केट आपके लिए नहीं। कहीं तो घुसो, ऊपर जा रही है तो दुखी है, यार ऊपर जा रही है, खरीदना था खरीद नहीं पाए, नीचे जा रही है तो दुखी है, नीचे जा रही है, अब तो जो खरीदा हुआ था, जब नीचे जा रही है तो जो खरीदा था उसका दुख है, जब ऊपर जा रही है तो जो खरीदा था उसका कोई खुशी नहीं, जो खरीदना था उसका दुख है। इतने सारे दुख लेके जिएंगे, इतने दुख ना पालें, ज्यादा अच्छा है। मार्केट को समझना है तो आपको शेयर्स के रिश्तों को समझना पड़ेगा। मार्केट 2-3 चीजें हैं, मैंने आपको बताया, पति, पत्नी और उसके बच्चे। आपको मार्केट क्या है, प्राइसेस क्या है जिसको आप देखते हैं, वो कहते हैं ना समाज में किसी भी परिवार को देखते हैं लोग कि हाँ जी ये, तो वो वहाँ का जो हस्बैंड होता है, जो मालिक होता है घर का, उसको देखते हैं जी, कौन सी गाड़ी से चल रहा है, कैसा है, क्या कर रहा है, हाँ जी परिवार अच्छा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, परिवार का मतलब वाइफ भी है, बच्चे भी हैं। जब तक ये सारे साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट का चलने का आपको एशियन पेंट अच्छा है या खराब है जानना है, तो सिंपली देखना है कि जी एशियन पेंट का जो प्राइस है ना, एशियन पेंट का जो प्राइस है ये पता ही है।
आप इस ये चलेगा नहीं चलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी पत्नी जो है, इसकी वाइफ जो है, इसके जो बच्चे हैं, वो इसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक अभी मैं अहमदाबाद में था, तो वहाँ बच्चे थे बहुत सारे, तो वहाँ पे उनको समझाना था। तो एक स्टोरी डेवलप की हमने। तो ये सपोज आप केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ना शुरू कर दिया। क्या होगा, इस सिचुएशन क्या हो सकता है? अगर वाइफ आगे निकल गई तो पति थोड़ा तेज चलेगा, उसको पकड़ेगा कि हाँ जी कहाँ चलेगी मेरी बीवी, पे पकड़ेगा, ढूंढेगा उसको। अगर वाइफ पीछे रह गई, हस्बैंड आगे निकल गया, तो क्या होगा? हस्बैंड रुक जाएगा कि हाँ जब पीछे से वाइफ आएगी तब मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगा। और अगर बच्चे आगे निकल गए, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे तेज चलने लगे, आगे निकल गए, तो बच्चे आगे कहीं जाके रुकेंगे, या हस्बैंड तेज चलेगा, उसको पकड़ेगा कि हाँ मेरा बेटा कहाँ है। और कोई बच्चा पीछे रह गया तो फिर क्या होगा? फिर हम रुकेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि हस्बैंड वापस जाएगा, वापस जाएगा, हाँ बेटा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है, आ रहे थे, अच्छा देखा है किसी ने, हाँ जी वहाँ है, लेकर आएगा। हमने खुद केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी है अपने परिवार के साथ, और ऐसा ही हुआ है। सेम शेयर मार्केट में होता है। आपको दो तीन चार चीजें देखनी है। शेयर का जो प्राइस है वो हस्बैंड है, हस्बैंड है। जो उसका सेल्स है वो उसकी वाइफ है। जो उसका प्रॉफिट है वो उसका एक बच्चा है। और जो उसका कैश फ्लो है वो उसका दूसरा बच्चा है। अगर जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, जिस कहते हैं वॉल्टिलिटी से प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से, उसी कहते हैं जो भी आप उसको मान लीजिए, उसी वॉल्यूम से आपका सेल्स भी बढ़ रहा है। सब बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते। अगर ऐसा हुआ कि प्राइस आगे बढ़ गया और प्रॉफिट नीचे रह गया, सेल्स नीचे रह गया, यानी वाइफ जो है रुक गई कहीं, क्यों, क्या हुआ? कोचीन शिपयार्ड में देखिए, ध्यान से देखिए, कोचीन शिपयार्ड में क्या हुआ? आई थिंक इसका स्पेलिंग क्या है? कोचीन शिपयार्ड, ऐसे नहीं, सी, कोचीन शिपयार्ड को अगर आप देखेंगे, हुआ क्या है? कोचीन शिपयार्ड के चार्ट को अगर मैं देखूं, तो ये चार्ट में ये जो आपको दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, ये हस्बैंड है। ये हस्बैंड है जो 10 साल में, या मैं इसको थोड़ा सा 5 साल, क्योंकि मैंने तो 3 साल में भागा है। ये देखो, ये हस्बैंड जो है, ये इतनी तेजी से ऊपर चला गया था। अब हस्बैंड जो है 2023 में 300 का था, और 2024 में 3000 का हो गया, यानी 10 गुना ऊपर जा चुका है हस्बैंड। क्या उसकी वाइफ उतना चली है उसके साथ? अगर उसकी वाइफ 2023-24 में, आप रिजल्ट देखिए, क्या था? 3000 का था शेष, और अब कितना हुआ? 4000 का हुआ है, यानी करीब करीब 30% चली है। वाइफ जो है अगर 30% ही चली, हस्बैंड जो है वो 100% चल गया, तो या अब क्या होगा? दो ही तरीका है, या तो हस्बैंड रुक जाए और वाइफ का वेट करे, वाइफ का, ये वाइफ इसका वेट करे कि ये यहां तक आए। अगर इसके आने के चांसेस नहीं है, तो हस्बैंड बेचारा वापस आएगा अपनी वाइफ को ढूंढते हुए। इस बात को आपको समझना है। कुछ नहीं हो रहा कोचिन शिपयार्ड में। जो 200 से प्राइस, 200 से 300 से 3000 हो गया, हस्बैंड बहुत आगे निकल गया, वाइफ 3000 से 4000 पे पहुंची। हस्बैंड ने कुछ वेट किया, ऊपर जाके वेट किया यहाँ कहीं। जब वाइफ नहीं आई, तो वाइफ को लेने के लिए हस्बैंड नीचे आ रहा है, और कुछ नहीं। अगर वाइफ आ जाती तो हो सकता है, कई बार क्या होता है, प्राइस कहते हैं रुक जाता है। जो आपको HDFC बैंक में दिख रहा है, एशियन पेंट में दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है वहां पे। वहां पे हस्बैंड रुका हुआ है, क्योंकि उनको पता है वाइफ आ जाएगी, वाइफ आ जाएगी वहां पे। जब ये वाले शेयर्स होते हैं ना, ये वाले, इनमें तो आपको वाइफ को ढूंढने जाना पड़ता है। ये वाइफ ऊपर नहीं आएगी, नहीं चल सकती भाई, नहीं चल सकती।
और इसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो दो बच्चे भी ढूंढने हैं आपको। वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे कहीं पीछे तो नहीं रह गए? अगर वो बच्चे ऊपर नहीं आएंगे तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे हैं आपका क्वार्टरली प्रॉफिट। क्वार्टरली प्रॉफिट में क्या हुआ देखो जा कोचिन शिपयार्ड में 2023 में क्या था। 2023 में प्रॉफिट था आपका 500 का। अब कितना हुआ? अब हो गया 800 का। 2023-24 से मतलब दो डबल हो गया मान लो। तो भाई अगर डबल हुआ, बच्चे जो हैं जहां थे उससे डबल चले, और हस्बैंड जो है 10 टाइम्स चल गया है, तो बहुत आगे है ना। क्या बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या वो केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हस्बैंड को वापस आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। यही हो रहा है आपके शेयर्स में। एक बच्चा ये है, और एक दूसरा बच्चा भी होता है, वो है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो को देखो। कैश फ्लो में क्या हुआ? 600 से था, 2000 तक पहुंचा, फिर नेगेटिव आ गया। बच्चा थक चुका है, कह रहा है मैं नहीं चढ़ पाऊंगा ये चढ़ाई बहुत ऊंची है। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहे। जब चढ़ नहीं पा रहे तो पापा अब माता जी को तो दर्शन करने जाए या बच्चे को ढूंढे? सोचो, अपने आप सिचुएशन को सोचो कि हम चढ़ाई चढ़ रहे थे और अब हमें माता जी का दर्शन करना है, वैष्णो देवी की चढ़ाई हम ऊपर चढ़ जा चुके हैं लेकिन बच्चा मेरा नीचे रह गया। ऐसा सिचुएशन आएगा कि नहीं जी, माता जी से क्षमा मांग लेंगे, माता जी हम आपके दर्शन नहीं कर पा रहे, पहले बच्चे को ढूंढेंगे। यही हो रहा है पीएसयू में, यही हो रहा है डिफेंस में। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतना आप खुश रहेंगे। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे, और कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या ऐसा कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है, गलत वर्ड यूज करूंगा प्लीज मुझे माफ कर देना, जहां पे वाइफ या बच्चे ऐसे हैं कि वो चढ़ ही नहीं सकते, वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे? हो सकता है बहुत मोटे हो सकता है सांस फूल जाती हो सकता है फिजिकली किसी का हाथ पैर ना हो, कुछ भी, मतलब जो भी आप विजुअलाइज करिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर है जिसका प्रॉफिट, जिसका कैश फ्लो, जिसका सेल्स, वाइफ सेल्स, प्रॉफिट एक बच्चा, कैश फ्लो दूसरा बच्चा, क्या ऐसा सिचुएशन आपको शेयर को देख के लग रहा है कि ये तो चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे, यानी ये शेयर्स नहीं बढ़ सकती किसी भी हालत में, ये कंपनी में अब प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इस कंपनी का कैश फ्लो नहीं बढ़ सकता? इसीलिए कहता हूं पढ़ो। जितना आप न्यूज पढ़ोगे, देखोगे, कंपनी के बारे में पढ़ोगे, बैलेंस शीट पढ़ोगे। मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या आपने कंपनी के कॉन्कॉर्ड को पढ़ा? हर कंपनी का, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पीपीटी 2000 जून के जून जो आया था सब कुछ दिया हुआ है, देखिए मैं आपको, इसको पढ़ो तो आप पढ़ो। मुझे पता है आप सब एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ोगे 10-20 पढ़ोगे ना, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप अगर पहली बार इकोनॉमिक्स टाइम्स का कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ोगे आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आएगा। हर कंपनी का दिखाता है क्यों है, कैसे है, कंपेयर करता है, क्या बिजनेस है, क्या प्लान है, सब कुछ होता है। थोड़ा थोड़ा आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर मैं यही चीज खोल लेता हूँ एशियन पेंट में, एशियन पेंट में मैं ओपन करता हूँ, तो मैं जब उसका डिटेल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ नोट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ जी ये कंपनी क्या कर रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे ये एक पेंट कंपनी जो है अपने आप में शिफ्ट कर रही है, फुल वॉश कहते हैं ना वॉशरूम प्रोडक्ट कंपनी बन रही है। ये केवल एक पेंट कंपनी नहीं रहेगी आने वाले सालों में। तो इसका बिजनेस कहाँ से क्या होगा, हम बाथ प्रोडक्ट में कहाँ जाएगा, किन कंट्रीज में जा रही है, कहाँ कहाँ ये बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, किस तरह के नए प्रोडक्ट ला रही है, सब समझ में आ रहा है कि हाँ जी किचन वेयर में क्या ला रही है, किस में क्या है। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जी मैं एक पेंट कंपनी, नो डाउट जब एक्सपेंशन करेंगे, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी, सब होगा। ये तो हमें भी समझ में आता है कि अगर मैं घर बनाने लगूंगा तो भाई उस समय
थोड़ा घूमना फिरना कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय सारा पैसा वहां लगना शुरू हो जाता है, ध्यान वहां लगना शुरू हो जाता है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, और एक ये विजन के साथ आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है नहीं जी ग्रासिम आ जाएगा और अगले दिन इसको खत्म कर दे, अरे भाई ग्रासिम कोई जादू लेके थोड़ा ना आएगा, वो भी बेचेगा ये भी बेचेगा। खत्म करेगा तो छोटी कंपनियां हैं, इंडिगो है, ये है वो है, उनको खत्म करेगा ना पहले। पहले थोड़ा आगे एशियन पेंट ही खत्म हो जाएगी, बाकी सब रहेगी। ऐसा नहीं होता। इससे पहले JSW पेंट और ये पेंट वो पेंट बहुत आए, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े और अच्छी कंपनियां आई। तो हमें आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी न्यूज में आपने सुना और उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लेना शुरू करें। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एशियन पेंट रखना है आपको। अब कोई कहता है SDFC खत्म हो जाएगा, मर्ज हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर SDFC जैसी चीजें खत्म होने लगी ना इतनी आसानी से, हर बिजनेस में अप डाउन आता है। लेकिन अगर इतनी आसानी से एचडीएफसी खत्म हो जाएगा, रिलायंस खत्म हो जाएगा, एशियन पेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सबको हीरो मोटो, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो पैसा रखना ही क्यों है। फिर आराम से जो पैसे है उसको यूज करिए। फिर आपको देखिए, हमेशा ध्यान रखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला वो इंसान होता है जिसको ये समझ में आया कि कल आज से अच्छा होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती कि टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, तो यू आर नॉट मेंट फॉर शेयर मार्केट। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर स्पेंडिंग अ रुपी टुडे and if you will be spending the same rupees tomorrow, you can use that rupee in a better way if you are spending that rupee tomorrow, because tomorrow is going to be better than today. तभी आप सेव कर पाएंगे। मेरे पास पैसे हैं, मुझे खर्च करने हैं, आज कर लो, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, रख दूंगा, कुछ ब्याज होगा, कुछ इनकम होगी, उस इनकम के साथ जब मैं इसको यूज करूंगा फ्यूचर में, मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। विजुअलाइज करिए कि आज के 10 साल पहले मैं एक फोन खरीदा, मेरे पास एक मोटोरोला आता था, नोकिया आता था, वही खरीदता था। 10 साल बाद आज मेरे पास वीवो, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग, इतने तरह के फोन हैं। उस समय अगर मैंने उस पैसे को रखा होता तो आज मैं उसको यूज करता था, उससे बेटर फोन खरीद पाता। सिंपल एक एग्जाम्पल, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो कार खरीदी, आज अगर आप कार खरीदेंगे तो उससे बेटर पर। तो इफ यू हैव दिस थॉट प्रोसेस कि इफ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर नीड्स टुडे, or maybe not needs, luxuries today, and trying to use the same money tomorrow for anything else or the same thing, you will be always be having more utility as compared to what you got, what you would have taken in the past. अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ही आप शेयर मार्केट के लिए बने, अदरवाइज आप शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हैं। आराम से एफडी में पैसे रखिए, जो कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया करती है, उसको करते रहना चाहिए। आज मार्केट अच्छा है। थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि मार्केट में आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हमेशा होना चाहिए। थोड़ा सा पैसा एफडी में, थोड़ा सा पैसा गोल्ड में, थोड़ा सा पैसा प्रॉपर्टी में, थोड़ा सा पैसा शेयर्स में। जब शेयर्स में है तो वो पैसा भी 15-20 शेयर्स, 25 शेयर्स में होना चाहिए, एक शेयर्स में ना हो। इसका कारण है, आज मेरे पास जो एफडी में पैसे थे, मैंने थोड़ा बहुत मार्केट में लगा दिया। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग को, जो लोग मेंटरिंग में हैं उनको पता होगा, कुछ ही दिन पहले हमारा पेज इंडस्ट्री का शेयर 48-49 थाउजेंड चला गया था। अब मेरे पास जितना पेज इंडस्ट्री रखना चाहिए था वो मेरे को था ऑलरेडी, लेकिन वो इतना गिर गया था कि 35, 34, 33 तक चला गया। मैंने कुछ खरीद लिया था एक्स्ट्रा, जब 48-49 गया मैंने बेच दी। अब मेरे पास वो पैसे आए, अब मैंने एशियन पेंट खरीद लिए उसी से। मेरे को एशियन पेंट नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे एशियन पेंट नहीं चाहिए। एशियन पेंट मेरे पास जितने थे, जितने रखने हैं वो ऑलरेडी है, लेकिन फिर मैंने एशियन पेंट खरीद लिया। क्यों खरीद लिए? सिंपल, मेरे को मार्केट समझ में आती है, मुझे ये समझ में आता है कि एशियन पेंट एक अच्छा शेयर है। प्लीज नो रिकमेंडेशन, माई हम्बल रिक्वेस्ट। क्लास लेने से कई बार मुझे डर लगता है कि आप लोग खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद मैसेज भेजते हैं कि सर ये आपने कहा था, हमने खरीद लिया। मुझे समझ में आता है एशियन पेंट एक अच्छा शेयर है, मुझे इसकी हिस्ट्री जानता हूँ, मैं इसका बिजनेस जानता हूँ, मैं इसके प्रमोटर्स को जानता हूँ, मैं इसका स्कोप जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल भी समझता हूँ। मुझे दिख रहा है कि हाँ जी एशियन पेंट के चार्ट में एक अच्छा सा गैप बना है, एक अच्छा सा गैप बना है। और मुझे किसी ने पढ़ाया है या मैंने लिटरेचर पढ़ा है, गैप फिलिंग थ्योरी।
अब जब गैप फिलिंग थ्योरी मैंने पढ़ा है, तो हो सकता है आप में से कोई देख को पता चले कि त्रिपाठी जी ने तो एशियन पेंट के कुछ शेयर जो हैं वो बेचे, मान लो 2750 पे। अब आप कहेंगे यार एशियन पेंट तो 3000 वाला शेयर, अब 3200 वाला है, 2750 पे क्यों बेच रहे? क्योंकि जो मैंने यहाँ खरीदा है ना, यहाँ जो 2200 2300 पे खरीदा है, वो मैंने 2750 के लिए ही खरीदा है। वो ये मेरी गैप फिलिंग थ्योरी के लिए खरीदा है। ये मेरी ट्रेडिंग है, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, नए शेयर में ट्रेडिंग नहीं किया जाता। जो शेयर आप रखे हुए हैं, जो HDFC बैंक, जो HUL, जो रिलायंस, जो एशियन पेंट, जो जो कोटक महिंद्रा, जो आप रखे हुए शेयर हैं, उन्हीं में ट्रेडिंग करिए। आपको रखने 10 हैं, नीचे आ जाता है, दो और खरीद लीजिए। जब ठीक प्राइस पे जाता है, दो को बेच दीजिए। ऊपर जाता है, जाने दीजिए। फिर कहीं लगता है कि यार ये ज्यादा करेक्ट हो गया, फिर उसके दो तीन और खरीद लीजिए, चार खरीद लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या बजट है। हमेशा अगर आप ऐसा करेंगे, अब कोटक महिंद्रा बैंक 3 साल से नहीं चल रहा, फिर भी मैं पैसे कमा रहा हूँ, फिर भी पैसे कमा रहा हूँ। HDFC बैंक नहीं चल रहा 2 3 साल से, फिर भी पैसे कमा रहा हूँ। नीचे आता है, थोड़ा सा और खरीद लेता हूँ, पता है जी HDFC बैंक एक अच्छा शेयर है, जाना चाहिए, ऊपर नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा तो मेरे को कोई दुख नहीं है। HDFC बैंक हर बार, अभी मैंने फिर थोड़े से पैसे लगाए थे, अब फिर बन गए थे, फिर लगाए हैं, फिर बन जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको फिर 18 1900 पे जाएगा, जाके बेच दूंगा उसको। जो एक्स्ट्रा खरीदे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बेच दूंगा मतलब सारे नहीं बेच दूंगा, जो एक्स्ट्रा खरीदे हैं। तो जब मार्केट नीचे आती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, और एक्स्ट्रा वाले को जरूर जब ठीक ठाक हो जाए तो बेच देते हैं। अब हो क्या रहा है, जब मैं मिलता हूँ, पोर्टफोलियो देखता हूँ, खासकर मेंटरिंग वालों का, तो मैं एक एक देख पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, तो मैं देखता हूँ जब ऊपर जाने लगता है यही HDFC बैंक, जब ये 1700 जाता है, तो 1800 जाता है, तो अब आपको लगता है ये तो 3000 हो जाएगा, उस समय आपसे बेचा ही नहीं जाता। आप नीचे आता है तो आपसे खरीदा नहीं जाता, पता नहीं कितना नीचे जाएगा। ऊपर जाता है तो आपसे बेचा नहीं जाता कि पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। तो प्लीज, अगर ये मेंटेलिटी भी ठीक है, फिर आप आराम से, और फिर तो आप एकदम प्योर इन्वेस्टर हैं, खरीदिए और बोलिए नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, फिर पैसे आएंगे, जब आएंगे तो देखा जाएगा क्या खरीदना है, फिर खरीदे रखे दिए, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट इफ यू वॉन्ट टू enjoy द ट्रेड, देन यू हैव टू मेक योर माइंड इन सच ए मैनर कि नीचे जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए कि किस प्राइस के आसपास जाएगा। अब मैं आपको, जैसे ये एग्जांपल है, आपको अगर ये HDFC बैंक दोबारा 1600 के आसपास कहीं जाता है, मैं थोड़ा से और खरीद लूंगा। हो सकता है HDFC बैंक फिर 1400 चले जाए, मैं थोड़ा सा और खरीद लूंगा, थोड़ा सा और खरीद लूंगा। मेरे को जो HDFC बैंक रखना है वो मैं रखा रहूंगा। लेकिन अब जब मैंने 1400 वाला खरीदा है, उसको मैं 1600 पे बेच दूंगा। जो 1600 वाला खरीदा है उसको मैं 1800 पे बेच दूंगा। जो 1800 वाला खरीदा है उसको मैं 1950 पे बेच दूंगा, 1900 पे बेच दूंगा। और जो मेरा रखा हुआ है वो रखा रहे, काम खत्म, वो पड़ा रहेगा। फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो दैट वे यू हैव टू ट्रेड इन गुड शेयर, एंड यू हैव टू, मीन्स यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड एंड फियर। जब तक आप इस ग्रीड एंड फियर से बाहर नहीं आएंगे ना, मेरे को, आज भी मेरे पास दो लोग आए थे, हम लोग बैठे थे, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोग बैठे, थोड़ा चाय वाय पिया, कॉफी पिया। आ, कॉफी पे चर्चा करता हूँ मैं, पैसे दे के करता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात पे। तो लेकिन मैंने देखा कि क्या है उनके मन को, जब मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये ग्रीड है, लालच है। पैसा नहीं है, क्या करें, अगर पैसा होता तो मैं इसको और खरीद लेता। अब उस लालच का बताइए, कोई भी मेंटोर या कोई भी टीचर या कोई भी एजुकेटर आपकी लालच का कहाँ से क्या करोगे आप? लालच में आके आदमी फिर गलत काम करता है। आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो लोग लालच, वो सब का कोई फायदा नहीं। आप लोग एजुकेटर हैं, अच्छे से रहिए, बच्चों को बताइए अपना, अगर ठीक है, लालच का कोई फायदा नहीं, तो इस लालच से दूर रहिए। आई होप मैं इस कहानी के थ्रू, इस पति पत्नी और बच्चों की कहानी के थ्रू आपको इस पूरे कंसेप्ट को बता पाया। फिलहाल जो मार्केट में हुआ है वो कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे शेयर, अब कोई मार्केट 30 35% एक साल में थोड़ा बढ़ती है, बढ़ी है निफ्टी 30 35% एक साल में, कुछ नहीं है। पति आगे बढ़ गया है, पत्नी आई नहीं है, बच्चे आए नहीं है। अब पति रुकेगा, थोड़ा सा पीछे आएगा, देखेगा, बच्चे पत्नी आ जाएंगे साथ में, सेल्स बढ़ जाएगी कंपनियों की, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कंपनियों का, कैश फ्लो बढ़ जाएगा कंपनियों का, फिर आगे बढ़ेंगे।
निफ्टी एक ऐसा पति है जो आपको केदारनाथ और वैष्णो देवी के दर्शन कराएगा। ये बीच में आपको धोखा नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसे ऐसे शेयर खरीदे जो परिवार जो है ना, एक दूसरे का साथ पकड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बस आपका काम इतना ही है कि वो पति पत्नी वो बच्चे देखने हैं जो आपको ऊपर तक ले जाएंगे, दर्शन करा देंगे। ऐसे पति को ना पकड़िए जो भागा जा रहा है, वाह ये बहुत तेज चल रहा है, इसके साथ चलते हैं, पता चलेगा वो आगे जाके आपको धोखा दे देगा। ऐसी जगह पे ना फंसे। आई होप मैं बता पाया। अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस बहुत सारे थे। कोशिश करेंगे कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू शेयर्स नहीं जाएंगे। अगर आपका रेट क्या अब मेरी आवाज आ रही है? ओके। अब ये नाउ अब मेरी आवाज आ रही है? नाउ तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें जरा। एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? विपिन जी बोलिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं अनम्यूट करने का। बोलिए विपिन जी, अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ये जो आपका एग्जांपल था, पति पत्नी और दो बच्चे, और ये जो केदारनाथ वाला बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से मैं मार्केट और शेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया। एंड सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे सर एक अच्छा पोर्टफोलियो हमको बनाना रहता है, तो आपने बताया कि कोई बहुत अच्छा डाउनफॉल है तो मैक्सिमम वी कैन गो अप टू फ्रॉम 5 to 8% तक अपन जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रहता है कि अगर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आए तो 8% तक रखना चाहिए। सर मुझे ये पूछना है, जैसे मैं ऑलरेडी 8% रख चुका हूँ, अगर बहुत ज्यादा शेयर गिर चुका है और भी ज्यादा गिर रहा है, वो 5-10% और गिर गया है, तो सर अगर मैं ऐड करता हूँ शेयर्स का, सपोज कर लीजिए ऐड करता हूँ, तो सर ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि सर ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर की वैल्यू आप भी तो बढ़ेगी। देखिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी विपिन जी। यस सर, बहुत अच्छे से आ रही हाँ, आप समझिए इस बात। आठ आपके पास 20-22 शेयर होंगे। है। यस सर। 20-22 शेयर जनरली हमारे जो रूल हैं कि हमारे पास 5% पर शेयर का 20-22-23 शेयर होंगे। क्या हर शेयर आपका 8% हुआ होगा? ऐसा तो होगा नहीं। और नहीं इस तरह की पॉसिबल। फॉल में, इस तरह की जो फॉल अभी हो रही है, इस तरह की फॉल में हर शेयर फॉल हो रहा है। तो यस जो सर। 8% हुआ है, कोई तो ऐसा होगा जो 6% हुआ है, कोई तो ऐसा होगा जो 3% हुआ है। उसको ऐड करिए ना। करेक्ट सर, करेक्ट। समझ रहे हैं? 8% वाले को मत जी। देखिए, उसी को क्यों ऐड कर रहे हैं। अगर हर 8% होंगे तो 8% 8% करते हुए तो 10 शेयर में 12 शेयर में ही आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। एज पर आवर रूल, पोर्टफोलियो हमारा 20-22-23 शेयर 25 शेयर का होना चाहिए। तो हर शेयर करेक्ट आठ सर। परसेंट तो हो ही नहीं सकता, ये मैं मान नहीं सकता आपका। नहीं नहीं सर, हर शेयर नहीं है। हाँ, तो जैसे इसीलिए कह रहा हूं जस्ट। कि जो 8% हाँ। ऑलरेडी हो गया उसको छोड़िए और देखिए कौन से और फॉल हो रहे हैं। ओके। ओके सर, मतलब एडिशनल अपन डिफरेंट देखना है, 8 से ऊपर उसमें नहीं जाना है, हाँ दूसरे हाँ, में नहीं जाना देखना उसमें। ठीक है। है। ओके। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट किसी ने हैंड रेज किया है क्या? मुझे हाथ दिख नहीं रहा किसी का। अगर किसी ने हैंड रेज किया तो दोबारा कर देंगे प्लीज। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं सबको अब दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ टू अनम्यूट एंड स्पीक। बिकॉज मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं दूंगा नाउ। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ दोज हु वांट्स टू स्पीक। एक एक विवेक जी बताइए, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके विवेक जी। हाँ, नमस्कार सर। तो नमस्कार। ये पूछना चाह रहा था मैं कि जो ये रिजल्ट आते हैं सर सितंबर में या दिसंबर में, तो जैसे इसमें स्क्रीनर में देखते हैं तो कुछ रिजल्ट कई बार नहीं दिखाई देते हैं, तो कोई तरीका है अगर किसी शेयर का हमें कहीं देखना है तो कंपनी के कहाँ जाना वेबसाइट पे आ चाहिए? जाता है। कंपनी के वेबसाइट अगर रिजल्ट ओके। आया है तो कंपनी के वेबसाइट पे, क्योंकि जो डेडलाइन है उसको वो सबको आरओसी में फाइल तो करना होता है। तो कंपनी के वेबसाइट पे आपको सारे रिजल्ट मिलते हैं सर।
अगर वो एक ठीक है लिस्टेड मतलब, कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है मतलब स्क्रीनर पे अगर नहीं है और हाँ। देखना है तो हाँ, उस तो कंपनी एनएससी की वेबसाइट एनएससी पे पे भी जाना मिल पड़ेगा। जाता है और कंपनी के खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाता है। ठीक है सर, सर। यही पूछना। ठीक। ठीक, नेक्स्ट। हेलो सर। यस, जयप्रकाश जी। सर मेरा दो क्वेश्चन था, मैं दोनों एक साथ ही पूछ लेता हूँ। सर दोबारा आपने बोलिए, बताया कि थोड़ा सा वॉइस। हाँ, बोलिए। मेरा दो क्वेश्चन है सर, दोनों एक साथ ही पूछ लेता हूँ ताकि आपको आंसर करने में इजी होगा। जैसे सर मैंने काफ़ी यूट्यूब में सुना है और आपने बार बार बोला है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है शुड बी मोर देन 50%। लेकिन सर एचडीएफसी और आईटीसी का मैं प्रोमोटर होल्डिंग देख रहा था तो उनमें जीरो है। तो इसको आप ठीक है। कैसे बेस्ट शेयर मानते हैं और क्यों ठीक है, इसको मैं खरीदना बता रहा चाहिए? हूँ, मैं आपको बता दूसरा रहा हूँ। सर बैंक दूसरा में, सर पहली बात ध्यान रखिए, बैंक में जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, बैंक के केस में जो प्रमोटर होल्डिंग होती है वो 50% नहीं होती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट 26% की है एज पर आरबीआई नॉर्म्स। पहली बात। दूसरा, अगर वो 26-25% है तो बहुत अच्छी है। जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है वो एक प्रोफेशनली गवर्न्ड कंपनी कही जाती हैं। अगर आप बिजनेस स्टडी वगैरह पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे तो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी कहा जाता है, जिसमें प्रमोटर्स नहीं होते, कुछ इंस्टीट्यूशंस मिलके प्रमोट करते हैं। एचडीएफसी बैंक बना कैसे था? एचडीएफसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, वो उसके अंदर मिलके कुछ और कंपनियां मिलके ऐसे मिलके एचडीएफसी बैंक बन गया। अब एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गया उसी में, तो प्रमोटर ही उसी में मर्ज हो गया जो उसका प्रमोटर था एक तरह से। तो आपको देख के लग रहा है कि उसका प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, लेकिन एक्चुअल में जो एफआईआईज और डीआईआईज है वो कुछ नहीं है, वो सब मर्ज करके वो एक अब प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बन गई। तो इसीलिए ठीक मैंने है। कहा कि थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, देखने में लग रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, देखने में लग रहा है कि पापा जी सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पापा जी केवल आंख बंद किए हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। सर ये फील्ड में मैं नया हूँ तो जो भी आप हाँ, बताते हैं कोई उसी बात को नहीं, कोई बात उसी को नहीं। तो फॉलो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेनली आपको बीएससी में ऐसा मिलेगा, सीडीएसएल में ऐसा मिलेगा, ये कुछ गवर्नमेंट कुछ कंपनियां ऐसा बनाती हैं। हो सकता है कल को कोई और कंपनी ऐसी बनाई जाए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ होती हैं कोई, ठीक है, उनमें आपको ऐसा मिलेगा। इनको प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी कहते हैं, और यहाँ पे प्रमोटर आपको दिखते नहीं है लेकिन एक्चुअल में होते हैं। अच्छा ठीक है। सर, एक क्वेश्चन और था, ये पीई कब देखते हैं और पीबी कब देखते हैं किस केस मैंने में? इसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप देख लेंगे। मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ब्रांड वैल्यू से डिपेंडेंट कंपनी होती है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट उसके ब्रांड के बेसिस पे खरीदा जाता है, ठीक है, वो उसमें हम पी देखते हैं। और जिस कंपनी का प्रोडक्ट उसकी कमोडिटी के बेसिस पे खरीदा जाता है उसमें हम पीबी देखते हैं। मेनली ओल्ड एज कंपनीज जो होती हैं, बैंक्स जो होते हैं, स्टील कंपनी जो होती है, जो आपका सीमेंट कंपनी जो होती है, वहां पे हम पीबी देखते हैं। और न्यू एज कंपनीज में हम पीई देखते हैं। थैंक यू सो मच। कुलजीत कौर जी, आपका क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? फाइन सर, बढ़िया। सर ये मुझे पूछना था, ये सनोफी इंडिया का नॉर्मल प्राइस सर कितना है? क्योंकि मैं देख रही हूँ इसके वर्टिकल में शायद सीधा इसका प्राइस राइज हुआ हुआ है। इसका नॉर्मल प्राइस पूछना चाहती हूँ सर। अब तो चलो जो डाउन हुए हुए मैं देख लेता हूँ आपके पास। ओके आपने जी। कहा सनोफी इंडिया, क्या देखना चाहते हैं आप सनोफी इंडिया में? इसका नॉर्मल प्राइस सर, जो रूटीन में होना चाहिए था। जो इसका रूटीन प्राइस होना चाहिए। वर्टिकली वर्टिकली अप हुआ है ना, बीच में से लाइन ग्रीन सी बिल्कुल सीधा जा रही है जो अच्छा, वर्टिकली अप हुआ है शायद। एक ये सेकंड में बता एबनॉर्मल। देता हूँ कि इसका नॉर्मल प्राइस कितना होना चाहिए। 33 के पी पे है, ये आपकी एक फार्मा कंपनी है। इस समय अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये अपने नॉर्मल प्राइस के आसपास है। थोड़ा सा अगर और करेक्शन अगर आपको मिल जाए, अगर ये कहीं आपको 54-55 पे मिल जाए तो बहुत अच्छा रेट आ जाएगा। मैंने सर 7000 पे लिया था, मतलब कि मैंने 7000 पे सही क्यों रेट लिया पर था? नहीं लिया। सही रेट पर इसका मिनी मैंने नहीं लिया। ये ग्रीन वाला जो है ना, अब नॉर्मल रन दिखा रहा है ना ग्रीन वाला। हाँ, इसके बाद लिया हाँ। था आपने। हाँ जी सर, ये हाँ, मैंने अब तो जब भी नॉर्मल। आप देखो, एक चीज जान लीजिए कि अगर कभी भी आप एबनॉर्मल रन में, कई बार ये बात बताई जा चुकी है, जी जी। एबनॉर्मल रन में कभी भी आप कंपनी खरीदेंगे तो आप परेशान होंगे।
परेशान होंगे वो। इस बात को समझ, कोई बात नहीं, अब एक बार गलती की, तभी गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। जी सर, दिस इज थैंक वेरी यू। नॉर्मल बिहेवियर। आपने तो एक आध साल की, हमने तो पता नहीं कितने साल की। ठीक गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। है, गुड इवनिंग। सर ये जो एफआईस जो इतने शेयर सेल कर रहे हैं वो क्या है? क्या है, उनको पैसे चाहिए, शेयर कर रहे हैं। आपको जब पैसे चाहिए होगा तो आपने आपने शेयर खरीद के रखे हैं। आपको पैसे चाहिए होंगे, जब क्यों खरीद के रखे हैं? आपको पैसे चाहिए तो नहीं बेचोगे आप। सर इसलिए गिर रहा है क्या प्राइस? हाँ जी। प्राइस तो मैं, अब पहले भी वो तो 2 साल से बेच रहे हैं। ओके सर। देखिए, प्राइस गिरेगा, मेरी बात समझिए। मार्केट में प्राइस किस लिए नहीं? यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो गिरा, इजराइल वॉर शुरू हुआ तो नहीं गिरा, यूक्रेन वॉर बंद होने वाला है तो फिर गिर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को गिरने और भागने का केवल बहाना चाहिए होता है। अब अगर मार्केट ओवर वैल्यूड जब भी हो जाएगी, जब भी बहुत तेजी से भाग जाएगी, तो देखिए, आप दौड़ रहे हैं, अगर आप तेजी से भाग रहे हैं तो आपको रुकना ही पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। धीरे धीरे चल रहे हैं तो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो जब भी मार्केट बहुत तेज, अब पिछले 1 डेढ़ साल में बड़े भागी है, 30-35% मार्केट भागी, आप देखिए तो। सर ठीक है, किसी एवरेज किसी शेयर को कब तक एवरेज करें, मतलब आई मीन टू से। मत करिए ना, पैसे नहीं है तो मत करिए। क्यों कर रहे हैं एवरेज? तो सर जैसे कुछ जैसे वैभव ग्लोबल काफी गिर गया और गिरने दीजिए। क्या फर्क पड़ा? राजेश। आपके आपके पास क्या 5-6% हो गया? हाँ सर वो वहां तक तो फिर कैसे कुछ और आएगा? खरीदिए। अभी तो 1% का मैंने आंसर दिया ना। अगर वो 5-6% हो गया तो आपके पास 20-22 शेयर सारे तो 5-6% नहीं हुए होंगे। जी सर। तो उनको एवरेज कीजिए ना। ओके सर। अगर देखिए, सारे 5-6% हो जाएंगे तब तो आपका फंड खत्म हो जाना चाहिए। और 6% तो सारे शेयर हो ही नहीं सकते। अगर 6% सारे शेयर हैं, यानी पोर्टफोलियो में नंबर और डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं है आपका, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ कोई सर जो थोड़ा सा वैभव अभी ग्लोबल मुझे 6% ट्रैक हो गया पे तो आ कोई गया। और देखिए कौन और गिरा है, उनको देखिए। ओके सर। ठीक है, जो भी आपके ओके पास। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके। तो आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पाया। आपके अंदर जो डर है वो कुछ खत्म हुआ होगा। आपके अंदर जो ग्रीड है, शायद आप उसे कम करेंगे। मेरा ये मानना है, मेरी ये उम्मीद है, मेरा ये आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आप उसे कम करेंगे तो अच्छा होगा। कि अपने ग्रीड को कम करें और पैसा बन जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जब इस तरह की मार्केट हो तो पढ़ने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब देख के इसके फायदा नहीं होने वाला, रील्स देख के फायदा नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर अपना फीडबैक आज के सेशन का लिखेंगे। मैं उसको पढ़ता हूँ, जनरली पढ़ता हूँ, और अच्छा लगता है मुझे। और फिर हम मिलेंगे। और जब भी आपको डर लगे, आप ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।